ईरान एक ऐसा देश जिसके पास तेल है, गैस है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था सालों से सांसें गिन रही है। वजह सिर्फ प्रतिबंध नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे उसके अरबों डॉलर है। अनुमान है कि ईरान की 27 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की संपत्तियां विदेशों में फ्रीज है। अब अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच यही पैसा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान को उसका पैसा वापस मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना और कब। क्या अमेरिका सीधे ये रकम लौटाएगा या सिर्फ रास्ता साफ करेगा। आखिर चीन, इराक, कतर, भारत और दूसरे देशों में रखा ईरान का पैसा आज तक फंसा क्यों हुआ है। क्या इन फंड्स के खुलने से ईरान की डूबती अर्थव्यवस्था को नई जिंदगी मिलेगी, या फिर कानूनी और राजनीतिक पेच सब कुछ रोक देंगे। और क्या इन अरबों डॉलर का इस्तेमाल युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जा सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि ईरान की फ्रीज संपत्तियों की पूरी कहानी क्या है, ये पैसा किन देशों में रखा है, अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है, और आखिर क्यों दुनिया की सबसे जटिल आर्थिक राजनीतिक लड़ाइयों में से एक अब इन अरबों डॉलर पर आकर टिक गई है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि ईरान के अरबों डॉलर विदेशों में फ्रीज हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी बैंक की एक तिजोरी में ईरान नाम से रखा हुआ नकद पैसा पड़ा है। असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मान लीजिए कोई देश तेल बेचता है, खरीदार देश उस तेल का भुगतान करता है। सामान्य परिस्थितियों में वो रकम सीधे बेचने वाले देश के केंद्रीय बैंक या सरकारी खाते में पहुंच जाती है, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार करती है। लेकिन ईरान के साथ यही प्रक्रिया सालों से सामान्य नहीं रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण कई बार ऐसा हुआ कि तेल तो बिक गया, खरीदार ने भुगतान भी कर दिया, लेकिन वो पैसा ईरान तक नहीं पहुंच पाया। वो उसी देश के बैंकिंग सिस्टम में जमा रह गया जहां से भुगतान किया गया था। यानी पैसा ईरान का है, लेकिन उस पर पूरा नियंत्रण उसका नहीं है। यही वजह है कि आज जब ईरान अपनी फ्रीज संपत्तियों की बात करता है, तो वो किसी एक बैंक खाते की नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन फंड्स की बात कर रहा होता है जो सालों से अलग अलग कारणों से अटके हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इसके लिए हमें करीब 5 दशक पीछे इतिहास को जानना होगा। साल 1979 ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, शाह की सत्ता खत्म हुई और नई इस्लामी सरकार सत्ता में आई। इसी दौरान तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में बंधक संकट हुआ। इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान की कई संपत्तियों पर रोक लगा दी। समय के साथ कुछ विवाद सुलझे और कुछ पैसे वापस भी मिले, लेकिन कई कानूनी मामले अधूरे रह गए। यही वो दौर था जिसने आने वाले दशकों की आर्थिक टकराव की नींव रख दी। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ आया ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। अमेरिका और उसके सहयोगियों को आशंका थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसी वजह से उस पर लगातार नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने लगे। खासकर 2011 और 2012 के बाद बैंकिंग और वित्तीय प्रतिबंध इतने कड़े हुए कि ईरान का वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। यहीं से उसके तेल आय का बड़ा हिस्सा विदेशों में फंसना शुरू हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ बैन की नहीं है। असल ताकत अमेरिका के तथाकथित सेकेंडरी सैंक्शंस में छिपी हुई है। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए भारत, चीन या कोई दूसरा देश ईरान का पैसा उसे वापस भेजना चाहता है। पहली नजर में इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, क्योंकि पैसा उसी का है तो भेजे जाना आसान लगता है। लेकिन अगर ऐसा बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है, तो उसे खुद अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है। डॉलर में कारोबार करने पर रोक लग सकती है। अमेरिका में उसकी संपत्तियां प्रभावित हो सकती हैं। यानी जोखिम सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि उस बैंक या देश का भी बन जाता है जो उसकी मदद करना चाहता है। यही कारण है कि कई देश राजनीतिक इच्छा होने के बावजूद बेहद सावधानी से कदम उठाते हैं। अब सवाल ये भी है कि ईरान का सबसे ज्यादा पैसा आखिर रखा कहाँ है, किस देश में रखा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा हिस्सा चीन में रखा हुआ माना जाता है। इसकी वजह साफ है, चीन कई सालों से ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, इसलिए तेल बिक्री से जुड़ी बड़ी रकम वहीं जमा हुई है। इसके अलावा इराक में भी गैस और बिजली आपूर्ति से जुड़ी बड़ी राशि लंबे समय से अटकी हुई बताई जाती है। कुछ रकम पहले दक्षिण कोरिया में थी, जो उसके बाद में कतर के खातों में भेज दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ईरान उस पैसे को अपनी इच्छा से खर्च कर सकता था। उस पर भी उपयोग संबंधी शर्तें लागू रही। भारत, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में भी ईरान की अलग अलग प्रकार की संपत्तियां और भुगतान फंसे होने की बात समय समय पर सामने आती रहती है। यानी तस्वीर साफ है, पैसा अलग अलग देशों में है, लेकिन उसकी चाबी पूरी तरह ईरान के हाथ में नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच जिस नए समझौते की चर्चा हो रही है, उसमें आर्थिक राहत सबसे अहम विषयों में से एक है।
इस राहत का पहला पहलू है तेल निर्यात को आसान बनाना, ताकि ईरान भविष्य में फिर से सामान्य तरीके से तेल बेच सके। दूसरा पहलू है पहले से फंसे हुए फंड्स तक सीमित या चरणबद्ध पहुंच देना, ताकि ईरान अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए उनका उपयोग कर सके। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या समझौते का मतलब ये है कि अगले ही दिन अरबों डॉलर ईरान के खाते में पहुंच जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। हर फंड अलग अलग देश में है, हर देश के अपने बैंकिंग नियम हैं, कई मामलों में अदालतों के फैसले जुड़े हुए हैं, कुछ रकम कानूनी विवादों में उलझी हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अमेरिका के कई प्रतिबंध सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से नहीं हट सकते, क्योंकि वे कानून का हिस्सा बन चुके हैं। यानी अगर राजनीतिक समझौता हो भी जाए तब भी वास्तविक पैसे के ट्रांसफर की प्रक्रिया लंबी, चरणबद्ध और बेहद जटिल हो सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ किसी भी दावे को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार जब तक बैंक वास्तव में लेन देन शुरू न कर दे और प्रतिबंधों में व्यावहारिक ढील न दिखे, तब तक किसी भी घोषणा को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। यानी ईरान के लिए असली लड़ाई सिर्फ अपना पैसा वापस पाने की नहीं है, बल्कि उसे वैश्विक वित्तीय भरोसे को दोबारा हासिल करने की भी है, जो सालों के प्रतिबंधों और राजनीतिक तनाव के कारण कमजोर पड़ चुका है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ ईरान के अरबों डॉलर की नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, आर्थिक प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की भी है। कागजों पर ये पैसा ईरान का है, लेकिन उस तक पहुँच का रास्ता अमेरिका की नीतियों, दूसरे देशों के बैंकिंग नियमों और कई कानूनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। अगर भविष्य में कोई समझौता होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगले ही दिन अरबों डॉलर तेहरान पहुंच जाएंगे। हर ट्रांसफर के साथ नई शर्तें, नई मंजूरियां और नए राजनीतिक समीकरण जुड़ेंगे। दूसरी ओर ईरान के लिए ये सिर्फ आर्थिक राहत का सवाल नहीं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने, मुद्रा को स्थिर करने और निवेश का भरोसा लौटाने की चुनौती भी है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत वास्तव में किसी स्थायी समाधान तक पहुंचती है, या फिर वो मामला भी पिछले कई दशकों की तरह वादों, प्रतिबंधों और अविश्वास के पीछे उलझा रह जाता है। क्योंकि आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ अरबों डॉलर की नहीं, बल्कि भरोसे, कूटनीति और उस भविष्य की है जो तय करेगा कि ईरान दुनिया की अर्थव्यवस्था में फिर से सामान्य भागीदार बन पाएगा या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।